अगर आप क्लास 12 हिंदी बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि अभिव्यक्ति और माध्यम में फुल मार्क्स मिले, तो यह वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम करने वाले हैं अभिव्यक्ति और माध्यम पर आखिरी प्रहार। आज अभिव्यक्ति और माध्यम का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है समाचार। समाचार किस शैली में लिखा जाता है, समाचार होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। खबर वही है जो ताजा हो और बड़े वर्ग को प्रभावित करे, जिसमें नवीनता हो और बहुत लोगों को प्रभावित करे। चलिए देखते हैं समाचार क्या है। प्रेरक सूचना और समय पर दी गई सूचना समाचार होती है। देखो, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार कहलाती है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है और इसमें कौन कौन से इसके तत्व हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले आते हैं समाचार के 10 तत्व, देखते हैं फिर इनको डिटेल में समझेंगे। देखो, समाचार में नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, टकराव भी जरूरी है, अनोखापन भी जरूरी है, प्रभाव, बहुत से लोगों पर प्रभाव डाले जो, जन रुचि, लोगों की रुचि के अनुसार भी हो, महत्वपूर्ण लोग, कौन कौन से लोग इसको समाचार को पढ़ते हैं वो देखना है, पाठक वर्ग कौन है, युवा है, बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं उनको देखना है, उपयोगी जानकारियां और नैतिक ढांचा सभी को मिला के तब समाचार तैयार होता है। चलिए एक एक को डिटेल से समझते हैं। अब सबसे पहला आता है हमारा नवीनता, समय, स्थान और प्रभाव। किस समय पर, किस स्थान पर क्या प्रभाव डालता है उसको समझेंगे। देखो, न्यूज में नवीनता होनी चाहिए, घटना ताजा होनी चाहिए, न्यू ही न्यूज बनती है, नई ही बात न्यूज बनती है। देखो कैसे, नई जानकारी मिलने पर पुरानी व ऐतिहासिक बात भी खबर बन सकती है। अब देखते हैं हमारा निकटता, लोगों के निकट भी होनी चाहिए। कैसे, देखो, लोग अपने करीब की घटनाओं को ज्यादा उत्सुक होते हैं इनमें जानने की, कौन कौन से, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नजदीकी। अभी देखते हैं उन पर प्रभाव क्या डालती है, किन किन पर प्रभाव डालेगा समाचार। घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे, खबर उतनी ही बड़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अनोखापन। खबर में अनोखापन भी होना चाहिए, टकराव भी हो और खास लोगों तक पहुंचे भी। अभी देखो अनोखापन क्या है। देखो, किसी बच्चे ने किसी डॉगी को मारा तो खबर नहीं है, पर कोई अमीर इंसान एक डॉगी को प्यार करे तो खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। वो देखो बिग न्यूज बन जाएगी। जो टकराव है वो न्यूज में हमें कब देखने को मिलता है उसको समझे। देखो, या तो खेल होगा या चुनाव, जब उन्हें टकराव होगा, हार जीत का फैसला होगा, तभी तो लोगों में उत्सुकता जागेगी हार जीत को जानने के लिए। अभी देखते हो महत्वपूर्ण लोग कौन से बताए गए हैं इसमें। देखो, बड़े नेता या अभिनेता की छोटी बात भी खबर बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखो, शिल्पा शेट्टी के द्वारा स्वयं खाना बनाना भी मीडिया के लिए खबर बन जाती है। महत्वपूर्ण लोग कौन हो गए, जो रिच पर्सन है उनका। अब शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पे खाना बनाया सेल्फ, तो वो भी न्यूज बन गई। घर पे खाना बनाती है ना, कोई नई बात तो है नहीं, पर शिल्पा शेट्टी ने खाना बना दिया तो न्यूज बन गई है। अभी देखो, यह पत्रकारिता की सीमा लांघता है, क्योंकि जो यहाँ सिर्फ इंपोर्टेंट आदमियों को ही दिखाया जा रहा है, इसलिए पत्रकारिता की सीमा को लांघ देते हैं। अभी देखो, सिस्टम और दर्शक, कौन सा सिस्टम है न्यूज का और कौन से दर्शक है उसके बारे में समझेंगे। जन रुचि, जन रुचि समझे, जन लोग रुचि, उसको समझेंगे। पाठकों के एक बड़े वर्ग की उत्सुकता रहती है। उत्सुकता क्या है, उनमें एक जानने की जिज्ञासा रहती है नई न्यूज जानने के लिए। अभी देखो, उपयोगी जानकारियां कैसी होती हैं उनको समझते हैं। रोजमर्रा की जरूरी सूचनाएं। देखो, पाठक वर्ग कौन सा है उसको समझते हैं। खबर पढ़ने वाले कौन है ये देखना पड़ता है। न्यूज जो भी तैयार करता है वो ये देखता है पाठक वर्ग कौन है। इसलिए अब देखते हैं संपादकीय नीति को। एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। हर समाचार संगठन की अपनी नीति होती है और वो फिल्टर से छनकर आती है। अक्सर अमीर वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है ताकि आर्थिक फायदा हो। आर्थिक फायदा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कौन पाठक वर्ग कौन है, अमीर आदमी। अमीर है तो न्यूज को, न्यूज़पेपर को लेते हैं, तो क्या करते हैं, अमीर वर्ग को ही देखकर न्यूज छापी जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदा हो सके। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। कहानी और समाचार में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। कहानी और कथा में क्लाइमेक्स लास्ट में होता है, जब कहानी या कथा खत्म होने वाली होती है। न्यूज में क्या होता है, समाचार में क्या होता है, क्लाइमेक्स सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो सबसे पहले होता है। जब समाचार शुरू होता है तो क्लाइमेक्स स्टार्टिंग में ही होता है और समाचार में सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बताई जाती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। तो आपको पता है समाचार किस शैली में लिखा जाता है। हम देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है। समाचार इसी शैली में लिखा जाता है, उसको समझते हैं क्या है ये। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बोलते हैं इंट्रो, आमुख या मुखड़ा, तीनों नाम इसी को बोलते हैं। किसको, सबसे पहले इंट्रो को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाते हैं।
दूसरा आता है हमारा बॉडी या क्लेवर, बॉडी या क्लेवर होता है दूसरा, और तीसरे पे होता है समापन। 3 भागों में बांटा गया उल्टा पिरामिड शैली को। अभी समाचार के 6 ककार के विषय में पढ़ेंगे। अभी देखो ये 6 ककार है, उनमें से 4 हैं जो सूचनात्मक होते हैं, जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। कौन कौन से उनको समझते हैं? क्या, कौन, कहां और कब। जब कोई भी न्यूज होती है, क्या न्यूज है, कौन है उस न्यूज में, कहां पे है और कब घटित हो गई ये घटना, वो सब इंट्रो में आते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमारे इंट्रो में आते हैं। अभी देखो विवरणात्मक और व्याख्यात्मक है, ये क्यों और कैसे होते हैं, ये हमारे बॉडी या समापन में एंट्री करते हैं। समाचार के 6 ककार यही हो गए। कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों, देखो ये वाले जो दोनों हैं 5 और 6, कैसे और क्यों, ये इंट्रो में भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूज कैसी होती है, क्यों ऐसी घटना घट गई, कैसे घट गई, तो वो भी कई बार महत्वपूर्ण होने के कारण वो इंट्रो में आ सकते हैं। कहानी क्या है, नाटक क्या है और कहानी को नाटक में कैसे रूपांतरित करते हैं, आज इस वीडियो में हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतर, वह कैसे बनता है रेडियो नाटक, इसको समझते हैं। चलिए, साहित्य की 3 मुख्य विधाएं हैं इसमें। देखिए सबसे पहले देखते हैं हम कहानी। कहानी होती क्या है? कहानी पढ़ने व सुनने के लिए होती है, हम उसको पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अभी देखो दूसरा आता है हमारा नाटक, स्टेज प्ले, पढ़ने सुनने व देखने के लिए, इसमें तीनों चीज हो जाती है। इसे दर्शक काव्य भी कहा जाता है। अभी देखते हैं रेडियो नाटक। रेडियो प्ले क्या होता है? रेडियो प्ले है केवल सुनने के लिए होता है, क्योंकि रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, सर्व माध्यम में सिर्फ। नाटक में मंचन सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टेज के बिना नाटक कंप्लीट नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब हम देखते हैं कहानी क्या है। आपको पता है कहानी क्या है? कहानी का जो इतिहास है मानव के जितना ही पुराना है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां मौखिक चलती थी, हम सुनते थे दादी नानी से। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी घटना, पात्र या समस्या की क्रमबद्ध जानकारी कहानी कहलाती है। इसमें परिवेश, दवंदो मीन्स कॉन्फ्लिक्ट और उत्कर्ष, क्लाइमेक्स होता है। इनके बिना कहानी अधूरी रहती है और कहानी में कथा का क्रमिक विकास चलता रहता है। आगे देखते हैं और क्या है। कहानी के 8 तत्व हैं, इनके बिना कहानी पूरी नहीं हो सकती। क्या क्या उसमें जरूरी समझते देखो। सबसे पहला था हमारा कथानक, प्लॉट, कहानी का प्रारंभिक नक्शा, मतलब पूरा स्ट्रक्चर किस पे खड़ा होता है, कथानक पे रहता है। दूसरा आता है हमारा दवंदव, कॉन्फ्लिक्ट, कहानी में रोचकता लाता रहता है ये। अब आता है हमारा देश काल या वातावरण, सेटिंग, कहानी को ऑथेंटिक बनाने के लिए सेटिंग भी बहुत जरूरी है। अब आता है हमारा पात्र, कैरेक्टर्स, पात्र हैं जो कहानी का संचालन करते हैं और उसके गुण दोष चरित्र चित्रण कहलाते हैं। अभी देखते हैं और 5वें नंबर पे क्या है। नंबर पे हमारा डायलॉग, पात्रों के विचार ये कहानी को गति देते हैं। जो डायलॉग होते हैं वे कहानी को गति देते हैं। उसके संवाद छोटे होने चाहिए और स्वाभाविक होने चाहिए, कैरेक्टर के अनुसार ही होने चाहिए। 6 नंबर पे आता है हमारा चरमोत्कर्ष, क्लाइमेक्स, कौतूहल की चरम सीमा, जो कहानी में क्यूरियोसिटी होती है, पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है। आप देखते हैं भाषा शैली, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, सरल, सहज और प्रभावमय होनी चाहिए। अभी देखते हैं उद्देश्य, पर्पज क्या है कहानी का। बिना उद्देश्य के कहानी पूरी नहीं हो सकती। कहानी में एक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। कहानी लिखने हेतु टिप्स क्या क्या जरूरी है। कहानी का आरंभ अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रसंगों का संतुलित विस्तार हो, अनावश्यक न बढ़ाया जाए। उनको बेवजह खिचड़ी की तरह कुछ कुछ डाल के बढ़ाना नहीं है, जो स्टिक बातें होनी चाहिए। संवाद पात्रों के स्वभाव के अनुकूल होने चाहिए, जैसा कैरेक्टर है उसी के स्वभाव के अनुसार उसके डायलॉग होना चाहिए। संवाद छोटे, स्वाभाविक और उद्देश्य केंद्रित होने चाहिए। अंत सहज ढंग से होना चाहिए, कहानी का जो एंड है बहुत ही सहज ढंग से होना चाहिए। पात्रों के स्वभाव के अनुसार, भाषा के अनुसार भाषा बदलनी चाहिए, थोड़ा बोलने का लहजा बदल जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं हम नाटक। नाटक क्या होता है और नाटक को दर्शक काव्य भी कहा जाता है। उत्पत्ति देखते हैं, नट धातु से हुई है। नट मीन्स अभिनेता या एक्टर। भारतीय परंपरा में इसे रूपक या दर्शक काव्य कहा जाता है। सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, जो साहित्य की अन्य विधाएं हैं उनसे कैसे नाटक अलग होता है उसको देखते हैं। ये साहित्य की अन्य विधाएं जैसे कहानी है, कविता है, पढ़ते या सुनते ही पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन नाटक क्या है, मंचन के बिना अधूरा रहता है, मंचन पर ही पूर्ण होता है, स्टेजिंग पे ही कंप्लीट होता है। नाटक है जो पढ़ने के साथ साथ देखने का तत्व समेटे हुए है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब हम देखते हैं नाटक के प्रमुख अंग और तत्व। समय का बंधन, सबसे पहले टाइम लिमिट। जो नाटक है वो एक निश्चित समय सीमा में पूरा होना चाहिए।
वर्तमान काल में ही मंचन होना चाहिए। अब आता हमारा दूसरा, आता हमारा शब्द। शब्द है जो नाटक का शरीर है। शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग अस्मिता ग्रहण करता है। अब आता है हमारा संवाद, डायलॉग। जो डायलॉग है वो नाटक को मजबूत बनाते हैं। चरित्र, करेक्टर्स, जो करेक्टर होते हैं वे पार्ट होने चाहिए, बल्कि क्रियाओं प्रतिक्रियाओं वाले होने चाहिए। क्रिया प्रतिक्रियाओं का मतलब उनमें दम दम चलना चाहिए, तभी तो क्लाइमेक्स बढ़ेगा। अब आता हमारा रंगमंचीयता, सबसे प्रभावशाली तत्व। नाटक का सबसे प्रभावशाली तत्व रंगमंचीयता होता है। नाटक वही सफल है जिसका मंचन किया जा सके। देखते हैं आगे और क्या बताया है। नाटक की जान क्या होता है? स्वीकार अस्वीकार। कैसे होता है? देखो, नाटक एक जीवंत माध्यम है। जब दो चरित्र आपस में मिलते हैं तो विचारों में टकराहट होना स्वाभाविक है। रंगमंच प्रतिशोध का सबसे सशक्त माध्यम है। जिस नाटक में असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिशोध और अस्वीकार जितने ज्यादा होंगे, नाटक उतना ही सशक्त होगा। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं कहानी का नाट्य रूपांतर कैसे होता है। सबसे पहले आता है कथानक का विभाजन होता है। कथानक कहानी के समय तथा स्थान के आधार पर बांटे जाते हैं। कहानी को समय और स्थान के आधार पर बांटा जाता है सबसे पहले। फिर आता है दृश्य बनाना। एक ही समय और स्थान पर घटी घटनाओं को दृश्य बनाए जाते हैं। फिर आते हैं संवाद लेखन, डायलॉग लिखे जाते हैं। कहानी के वर्णनों को पात्रों के संवाद और अभिनय में बदले जाते हैं। प्रत्येक दृश्य का अंत ऐसा होना चाहिए जो अगले दृश्य से जुड़े, तार्किक विकास करे, चैन बने। वो अभी देखते हैं हम रेडियो नाटक। रेडियो नाटक होता क्या है? रेडियो देखो सर्वे माध्यम है। हम उसको रेडियो पे सिर्फ सुन सकते हैं, नाटक को भी हम सुनेंगे। कैसे देखते हो? यह पूरी तरह से सर्वे माध्यम है, ऑडियो मीडियम है। इसको समझते हैं। देखिए, सब कुछ आवाज पर निर्भर होता है रेडियो में। इसमें मंच सज्जा, वस्त्र या चेहरे के भाव भंगिताओं की कोई जगह नहीं है। शुरुआती दिनों में कई मशहूर साहित्यकारों ने रेडियो के नाटक लिखे हैं। उनमें से कुछ उदाहरण है। रमीर भारती द्वारा लिखा गया अंधायुग नाटक। दूसरा है मोहन राकेश द्वारा आषाढ़ का एक दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। रेडियो नाटक की सीमाएं, एक समय सीमा होती है, एक अवधि होती है उसकी। कैसे होते हो समझिए। 15 से 30 मिनट ही होनी चाहिए। रेडियो नाटक ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 15 से 30 मिनट। कारण क्या है? केवल आवाज सुनकर श्रोता जल्दी उब सकते हैं, मन भटक सकता है, इसलिए हमें उसकी समय सीमा कम रखनी है, 15 से 30 मिनट रखनी है। करेक्टर की बात करते हैं। करेक्टर्स जो होते हैं संख्या सीमित होनी चाहिए, क्योंकि सर्वे माध्यम है ना। केवल 5 या 6 पात्र ही रखने हमें। कारण क्या है उसके पीछे? अधिक पात्र होने पर श्रोता सिर्फ आवाज से भ्रमित हो सकता है, कौन बोल रहा है, कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको पता नहीं लगेगा कौन सा करेक्टर बोल रहा है। तो संवादों के जरिए ही पात्रों के नाम और विशेषताएं उजागर करनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब देखते हैं रेडियो नाटक में ध्वनि का जादू कैसे होता है। मैजिक ऑफ साउंड क्या होता है? देखो, रेडियो नाटक में आवाज का ही तो जादू सारा। रेडियो नाटक में एक्शन को आवाज और ध्वनि प्रभाव से ही दर्शाना होता है। कैसे होता है? देखो, चोट लगने पर आह या ओ की आवाज उत्पन्न करना, दूर से बुलाने के लिए तेज आवाज का प्रयोग करना, वातावरण के लिए बारिश, पैरों की आहट या दरवाजा बंद होने की आवाज करना। अभी निष्कर्ष क्या निकलता है? देखो, श्रोता बिना देखे केवल संवाद और ध्वनि सुनकर पूरे दृश्य की कल्पना कर ले। आज हमारा कोड है 262। इसका हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला देखते हैं। टेलीविजन का जन संचार माध्यमों में महत्व बताते हुए इसकी 2 खूबियां और 2 खामियों पर प्रकाश डाल। देखिए, जैसे मैंने इसमें नोट्स बनाए हैं उसको आप एग्जाम में छाप दीजिए, मार्क्स नहीं कटेगा आपका एक भी। चलिए देखते हैं। जो टेलीविजन है जन संचार का सबसे प्रभावी दृश्य सर्वे मतलब ऑडियो विजुअल माध्यम है। हम उसमें देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। क्यों है वो? देखिए, क्योंकि इसमें खबरें चित्र और आवाज द्वारा, विजुअल और ऑडियो दोनों के माध्यम से दिखाई जाती है। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे समाचार अधिक सजीव मतलब लाइव और स्पष्ट लगते हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमने उसी स्थान पर जाकर उस न्यूज को देख लिया है। यह दर्शकों में विश्वास बढ़ा देता है। अब इसके मेरिट और डिमेरिट के विषय में बात करते हैं। ये मेरिट में खूबियां देखिए, दर्शकों तक सीधी और विश्वसनीय खबरें पहुंचती हैं। ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत दिखाई जा सकती है टीवी के माध्यम से। कम शब्दों में ज्यादा जानकारी चित्रों से मिल जाती है। खामियां, इसके डिमेरिट देखते हैं क्या? देखो, यह एक बहुत महंगा माध्यम है, ज्यादा कॉस्टली होता है रेडियो से। न्यूज़पेपर और रेडियो के कंपैरिजन में टीवी महंगा होता है। यह पूरी तरह बिजली और तकनीक पर निर्भर रहता है। नो लाइट नो टीवी, जब लाइट नहीं होगी तो टीवी भी नहीं देख पाएंगे,
इसमें कहा है नो लाइट नो टीवी। चलिए अगला पॉइंट हमारा, इसे देखने के लिए एक निश्चित स्थान, हमें एक जगह रुकना पड़ेगा ना, बैठ के टीवी के सेट के सामने बैठना पड़ेगा, तभी टीवी देख पाएंगे। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। एक और, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और क्या है। नेक्स्ट है हमारा, पत्रकारिता जगत में विचारपरक लेखन से क्या अभिप्राय है। इसकी श्रेणी में किन किन सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, किन्हीं दो का संक्षिप्त परिचय भी लिखिए। इसको समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में जाइए। आइए विचारपरक लेखन देखते हैं क्या होता है, इसको समझे। पहले वे लेख जिनमें लेखक किसी घटना या समस्या पर अपने विचार, विश्लेषण और मत प्रस्तुत करता है। इसका मेन उद्देश्य होता है पाठकों को किसी विषय पर सोचने समझने के लिए प्रेरित करना। अब देखो इसकी कौन कौन सी श्रेणियां हैं, कौन कौन सी सामग्री, उनको समझ देंगे। देखो एडिटोरियल, स्तंभ मतलब कॉलम, लेख आर्टिकल, समीक्षाएं रिव्यूज, टिप्पणियां कमेंट। विस्तार से समझते हैं दो पॉइंट को। देखो एडिटोरियल, यह समाचार पत्र के संपादक द्वारा लिखा गया एक लेख होता है। इसमें किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर समाचार पत्र की अपनी राय और दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू प्रस्तुत किया जाता है। इसकी नोट करने वाली बात है, यह किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे अखबार का विचार होता है। अब देखिए स्तंभ लेखन, कॉलम, यह किसी लेखक द्वारा नियमित रूप से लिखे जाने वाला लेख है। इसमें लेखक समसामयिक मतलब है करंट विषयों पर अपने निजी विचार और अनुभव व्यक्त करना। नेक्स्ट है हमारा, खेल पृष्ठ के बिना किसी समाचार पत्र को संपूर्ण समाचार पत्र क्यों नहीं माना जाता। खेल पृष्ठ के बिना अखबार अधूरा क्यों है, उसको समझते हैं। देखिए खेल पृष्ठ किसी भी समाचार पत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों होता है, देखो इसमें क्या क्या मिलता है। विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं का पता लगता है, इससे खिलाड़ियों का प्रदर्शन दिखने को मिलता है, खेल जगत की ताजा खबरें मिलती हैं। यह पाठकों विशेषकर युवाओं की रुचि को बहुत बढ़ाता है। इसलिए खेल पृष्ठ के बिना समाचार पत्र को संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए खेल पृष्ठ के बिना समाचार पत्र अधूरा रह जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें क्या दिया है। उससे दूसरे वाला कोड है 261। इसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातों का उल्लेख। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें कौन कौन सी होती हैं, उसको समझेंगे। आइए रेडियो समाचार लेखन के लिए बुनियादी बातें कौन कौन सी होती है। देखो रेडियो सर्व माध्यम है, सिर्फ हम कान से सुन सकते हैं इसको। श्रोता समाचार सिर्फ सुनकर ही समझते हैं। समाचार संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए। भाषा एकदम सरल और बोलचाल की होनी चाहिए। छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। हमें किस से बचना है, कठिन शब्दों और जटिल वाक्यों से बचना है। समाचार इस तरह लिखा जाए कि सुनते ही आसानी से समझ में आ जाए। रेडियो कॉपी तैयार करने के लिए नियम कौन कौन से, उसको समझेंगे अभी हम। कॉपी बिल्कुल साफ सुथरी और टंकित मतलब टाइप्ड होनी चाहिए, टाइप की हुई, ताकि वाचक जो न्यूज रीडर है बिना रुकावट पढ़ सके। जो कॉपी होती है बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, टाइप होनी चाहिए, ताकि जो न्यूज रीडर होता है आसानी से उसको पढ़ सके। चलिए अब देखते हैं। अब समाचार को हमेशा डबल स्पेस में लिखा जाना चाहिए, डबल स्पेस खुला खुला लिखना चाहिए, ताकि कंफ्यूज ना हो न्यूज रीडर। अभी देखो अंकों के लिए कुछ विशेष नियम भी दिए गए हैं, क्या है उनको समझते हैं। 1 से 10 तक शब्दों में लिखे, जैसे 1, 2, 10 ऐसे, और 11 से 999 तक अंकों में लिखें, ताकि न्यूज रीडर कंफ्यूज ना हो, पढ़ने में आसानी रहे उसको बोलने में। 1000 से आगे फिर से शब्दों में लिखें, ताकि वाचक को पढ़ने में कोई उलझन न हो। चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। नेक्स्ट है हमारा, बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो आपको बीट रिपोर्टिंग का पता होना चाहिए। बीट होता क्या है, बीट रिपोर्टिंग होती क्या है। देखो जब किसी पत्रकार को एक निश्चित क्षेत्र या विभाग की नियमित खबरें कवर करने की जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो बीट रिपोर्टिंग होती है। अभी देखो इसका काम का तरीका क्या होता है। इसमें पत्रकार उस क्षेत्र की रोजमर्रा रेगुलर की खबरें देता है। उदाहरण देखते हैं, पुलिस बीट का रिपोर्टर थाने और अपराध की खबरें लाता है, तो ये बीट रिपोर्टिंग में आ जाएगा। अब देखते हैं, जब पत्रकार किसी विशेष विषय के गहन ज्ञान और विशेषज्ञता के आधार पर रिपोर्टिंग करता है, तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग कही जाती है। इसमें पत्रकार विषय का गहराई से विश्लेषण, डीप एनालिसिस प्रस्तुत करता है। खेल, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक या विज्ञान की विशेष रिपोर्टिंग करना।
विशेषीकृत रिपोर्टिंग। और इसमें आप कौन कौन से पॉइंट ऐड कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बीट रिपोर्टिंग के अंतर्गत ज्ञान व रुचि के आधार पर काम का बंटवारा किया जाता है। दूसरा, सामान्य और तथ्यात्मक खबरें दी जाती हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में सामान्य खबरों से आगे बढ़कर गहराई से जाना जाता है। मुद्दों का विश्लेषणात्मक प्रस्तुतिकरण किया जाता है। घटना के कारण और प्रभाव का वर्णन किया जाता है। रिपोर्टिंग का एक उदाहरण देखते हैं, क्या है? सोने की मांग में भारी गिरावट। देखो, बीट रिपोर्टिंग में केवल तथ्यात्मक रिपोर्ट देगा और विशेषीकृत में गिरावट के कारणों और बाजार पर प्रभाव विश्लेषण करेगा। ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं। अभी उत्तर माध्यम पुस्तक के अंदर है क्या, उसको थोड़ा समझते हैं। हमारी थिंकिंग हम वहां पे, हमारी कैसी सोच है, उस सोच को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति क्या है हमारी? अभिव्यक्ति मतलब जो अपनी भावनाएं, हम जो अपने विचार प्रकट करते हैं वो अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्ति हो गई। इसमें देखो हम क्या देखेंगे आज, रटने की बुरी आदत। दूसरा, लिखने की असली चुनौती। सबसे पहला हमारा आता है, देखो, रटन को बुरी लत क्यों कहा जाता है, इसको समझते हैं। बिना समझे सिर्फ याद करना रटंत होता है। बिना सोचे समझे उसको सिर्फ याद कर लेना वही रटंत होता है। इसकी परिभाषा होगी। देखो, इसका नुकसान क्या होता है, जो सोचने और खुद समझने की जो आदत होती है वो कमजोर हो जाती है। दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं हो पाता और असली विकास है वो रुक जाता है। जो हमारे दिमाग का, हमारे माइंड का जो असली डेवलपमेंट होना होता है वो सीमित हो जाता है, वो डेवलप नहीं हो पाता। क्रिएटिव माइंड नहीं बन पाता हमारा, उसकी सोच लिमिट हो जाती है। क्या होता है, समझ लीजिए, जैसे पिंजरे के अंदर हमारा दिमाग बंद है, हम उसी पे निर्भर रह जाते हैं, उसके अलावा बाहर कुछ नहीं सोच पाते। रटने वाला व्यक्ति हमेशा रटे हुए नोट्स या दूसरों के विचारों पर ही निर्भर रहता है। तो हमें रटन से बचना है। दूसरा नंबर है, देखो, भावों और विचारों को लेख की शक्ल देना मुश्किल क्यों है? जो भाव होते हैं हमारे और विचार है, उनका लेख की शक्ल देना क्यों मुश्किल होता है, उसको समझते हैं। वो आसान कार्य नहीं है, वो एक स्किल होती है, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? गहरी सोच चाहिए, डीप थिंकिंग आनी चाहिए हमें। दूसरा, सही शब्द चयन आना चाहिए, शब्दों का चयन करना आना चाहिए। तीसरा क्या होता है, विचारों का क्रमबद्ध ढंग, मतलब विचारों को कौन सी स्टेप बाय स्टेप लगाना है ये आना चाहिए। भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए भाषा पर पकड़ बहुत ही जरूरी है और अभ्यास बहुत आवश्यक होता है। अभिव्यक्ति और माध्यम आपको यही तो सिखा रहा है, भाषा पर पकड़ करनी है और अभ्यास करना है। इसलिए तो बोला गया है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। यह एक स्किल है और यह स्किल सब में नहीं होती है, इसको डेवलप किया जा सकता है। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में हम अपनी स्किल ही डेवलप करते हैं। चलिए और देखते हैं और क्या बताया है। देखो, ये वाला जो टॉपिक है ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, इसको समझते बिल्कुल आसान भाषा में। देखो, कहानी और नाटक में मुख्य अंतर क्या होता है? कहानी क्या होता है? कहानी में हम पढ़ते हैं या सुनते हैं। नाटक क्या होता है? मंच पर देखा सुना जाता है और अभिनय होता है उसके अंदर। कहानी के अंदर घटनाओं का वर्णन अधिक होता है और नाटक में संवाद और अभिनय प्रमुख होते हैं। अभी देखते हैं कहानी। कहानी में लेखक का महत्व अधिक होता है और नाटक में निर्देशक और कलाकार अहम भूमिका निभाते हैं। निर्देशक में डायरेक्टर और कलाकार जो उसके अंदर काम करते हैं, अभिनय करते हैं। एक ये वाला टॉपिक भी बहुत कंफ्यूज करता है, इसको समझते। सिनेमा, रंगमंच, रेडियो नाटक में क्या अंतर है, इसको समझते। देखो, सिनेमा में कहानी कैमरे और तकनीक के सहारे पर्दे पर दिखाई जाती है। रंगमंच में क्या होता है? कलाकार दर्शकों के सामने जीवंत अभिनय करते हैं और सीधा संवाद करते हैं। रेडियो नाटक सर्व माध्यम होता है, सुनने का, दर्शन नहीं होते। इसके अंदर केवल आवाज और ध्वनि प्रभाव से, साउंड इफेक्ट से कहानी सजीव बनी रहती है। कहानी का नाट्य रूपांतर कैसे होता है इसको समझेंगे अब। सबसे पहले क्या होता है? संवाद छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे डायलॉग होने चाहिए, असरदार और भावनाओं से भरे होने चाहिए। डायलॉग छोटे हों, असरदार हो, भावनाओं से भरे हों, सबसे पहला ये। दूसरा, पात्र के स्वभाव के अनुसार हो, जैसा पात्र जैसा अभिनय कर रहा है उसी के अनुसार हो, जो कहानी को आगे बढ़ाते रहे। इसमें क्या नहीं होना चाहिए? लंबे लंबे वर्णन नहीं होने चाहिए, उनको हटा देना है। संघर्ष और टकराव दिखाना। मंच निर्देशन जोड़ने से नाटक और भी जीवंत बन जाता है। एक ये टॉपिक है, ये भी आपको बहुत कंफ्यूज करता होगा, इसको भी समझते बिल्कुल आसान भाषा में। संपादक के नाम पत्र। देखो, जो संपादक के नाम पत्र होता है, आम लोगों की बात होती है, समाचार पत्रों के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचती है, यही संपादक के नाम पत्र होता है। देखो ये पॉइंट इसमें, यह आम लोगों की आवाज होती है। लोग अपनी राय, सुझाव और समस्याएं खुलकर रखते हैं और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा बढ़ती है। इसमें क्या होता है? आम लोग अपनी बातें, अपने सुझाव या समस्याएं समाचार पत्र के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाते हैं। जनता, प्रशासन तथा पाठकों के बीच सीधा संवाद स्थापित होता है।
अब आता है इंटरनेट पत्रकारिता। ये क्या होता है इसको समझते हैं। वेब पत्रकारिता, इंटरनेट पर हमारी जो पत्रकारिता होती है उसके बारे में समझेंगे, कौन कौन से उसके प्रकार हैं। देखो, न्यूज वेबसाइट पत्रकारिता में आता है, सोशल मीडिया, ब्लॉग, एप्स एप्लीकेशन। इंटरनेट के जरिए खबरें इकट्ठा करना और तुरंत लोगों तक पहुंचाना वेब पत्रकारिता का मुख्य कार्य है। इसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, फोटो भी और वीडियो। वेब पत्रकारिता में 24 घंटे ताजा खबरें रहती हैं, तुरंत लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। एक आपको ये भी खोजी पत्रकारिता भी बहुत कंफ्यूज करती होगी, आज के बाद नहीं करेगी। देखो, बिल्कुल आसान भाषा में है। किसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल कर छिपी सच्चाइयों को उजागर करना किसका काम है? खोजी पत्रकारिता का। पुख्ता सबूत और भरोसेमंद स्रोतों के सहारा लेकर, मेन गोल क्या है इसका? भ्रष्टाचार को रोकना, सच सामने लाना और समाज में जवाबदेही सुनिश्चित करना। विशेष लेखन या विशेष पत्रकारिता क्या होता है उसको समझेंगे। विशेष लेखन होता क्या है? सामान्य लेखन से हटकर किसी विशेष विषय पर किया गया लेखन विशेष लेखन होता है। किसी भी घटना की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करना और को उसका महत्व बताना ही विशेष लेखन होता है। और उसको समझते हैं। ये विशेष लेखन चैप्टर के अध्याय में हम उसका परिचय देखते हैं। सबसे पहले क्या है विशेष लेखन, इसको समझेंगे। बीट बनाम विशेष रिपोर्टिंग क्या है, इसको देखेंगे। भाषा और शैली कैसी होती है, उसको समझेंगे। विशेषज्ञता कैसे हासिल करें, इसको समझेंगे। चलिए देखते हैं क्या करके। क्या है विशेष लेखन, देखिए समझिए एक बार। सामान्य समाचार, राजनीति, अपराध, साहित्य, विज्ञान, खेल आदि की पर्याप्त जानकारी देते हैं। इन सब की जो जर्नल न्यूज देखते हैं हम, कोई भी जर्नल न्यूज आती है तो इन्हीं के आधार, इन्हीं की होती है, इन्हीं की जानकारी देती है। वो जर्नल न्यूज हो गई, उसके अंदर सामान्य समाचार में यही तो होता है। लेकिन विशेष लेखन में क्या होता है? देखो, जब किसी विशेष विषय पर सामान्य लेखन से हटकर लेखन किया जाए उसे विशेष लेखन कहते हैं। आपसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड, एग्जामिनर पूछेगा तो आपको यही लिख देना, बस इतनी बातें ही। ये 2 लाइन के अंदर आपका आंसर खत्म। देखिए, समाचार पत्रों या टीवी में इसके लिए अलग डेस्क होता है, ये भी पॉइंट नोट करने का है। आगे देखते हैं, चलिए। बीट का अर्थ क्या होता है? एक ये भी इसके अंदर टॉपिक है बहुत अच्छा, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। बीट क्या होता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन उनकी रुचि और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उनका कौन सी चीज में इंटरेस्ट है, कौन सी किसकी नॉलेज है, उन्हें उसके अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है उनके काम को। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बीट का मतलब है जिम्मेदारी। अब एक उदाहरण से समझते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा बीट होता क्या। देखो, अगर एक संवाददाता की बीट अपराध, क्राइम है, तो वह आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होगा। समझे? नहीं समझो, देखो मैं बताता हूं दोबारा। मान लीजिए आपका इंटरेस्ट क्राइम की रिपोर्ट में है, क्राइम के ऊपर आप बारीकी से हर चीज को समझते हैं, बारीकी से उसके एक एक वर्ड को समझ सकते हैं, उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं। तो आप जितनी भी क्राइम की रिपोर्टें होंगी, कुछ कितना भी क्राइम की कोई घटना होगी, तो उस पर रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी हो जाएगी। आप उसके बीट ऑफिसर हो जाएंगे, तरह से जिम्मेदार आदमी हो जाएंगे। समझे? अब बीट रिपोर्टिंग में इतना ही है। आपकी रुचि के अनुसार, आपके इंटरेस्ट और नॉलेज के अनुसार आपको काम दे दिया जाता है और उसी क्षेत्र से रिलेटेड आपको रिपोर्टिंग तैयार करनी। जैसे मान लीजिए तो क्राइम हो गया, या कोई गेम हो गया, या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, या पॉलिटिशियन में, राजनीति में हो गया, कुछ भी, उसके बारे में भी ऐसे होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग। देखिए, विशेष लेखन और केवल बीट रिपोर्टिंग क्या है, इसमें देखते हैं एक बार। यह बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। बीट रिपोर्टिंग से आगे निकल, उससे भी आगे और थोड़ी गहराई से विशेषीकृत रिपोर्टिंग होती है। उस विषय की गहन जानकारी होनी चाहिए। विशेष लेखन के लिए जो भी आपका विषय है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसकी गहन जानकारी होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए उसकी। रिपोर्टिंग से संबंधित भाषा और शैली पर पूरा अधिकार होना चाहिए उसका। जो भी रिपोर्टिंग के दौरान, जो भी उस फील्ड के, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी वर्ड यूज किए जाते हैं, उन पर पकड़ होनी चाहिए आपकी। वो यही है, भाषा शैली पर पूरी पकड़ होनी चाहिए। उसके अंदर देखो, आपको फीचर्स भी बनाना पड़ सकता है, टिप्पणी भी देनी पड़ सकती है, इंटरव्यू, साक्षात्कार भी लेना पड़ सकता है, समीक्षा या रिव्यू भी देना पड़ सकता है।
शतम कॉलम लेखन भी लिखना पड़ सकता है आपको। उस फील्ड सब्जेक्ट से अकॉर्डिंग आपको कुछ भी काम करना पड़ सकता है उस दौरान विशेषी लेखन में। देखिए आगे और देखते क्या बताएं। कौन लिखता है, अब बात आगे कौन लिखता है ये विशेष लेखन। विशेष लेखन कौन लिखता है उसको समझते। देखो विशेष लेखन करने वाले सामान्यतः पेशेवर पत्रकार न होकर विषय विशेषज्ञ सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। पेशेवर मतलब प्रोफेशनल जर्नलिस्ट न होकर कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं वे। देखो खेल के लिए ये 3% फेमस है बहुत, हर्षा भोगले, जसदेव सिंह, नरोत्तम पुरी, ये सभी अपने क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। गेम के रिलेटेड जब गेम होता है, गेम की रिपोर्टिंग होती है, विशेष लेखन होता है, तो ये बहुत ही फेमस पर्सन है। उसकी बारीकी से एक एक वर्ड को, एक एक पॉइंट को पकड़ के उसका विश्लेषण कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया। बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अंतर क्या है उसको समझते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है, संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना पर्याप्त है, उसे सामान्य तौर पर खबरें ही तो लिखनी होती हैं। ये किसका हुआ, बीट रिपोर्टिंग का। आप विशेषीकृत का देखते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है, सामान्य खबरों से आगे बढ़कर सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण कर पाठकों के लिए अर्थ स्पष्ट करना होता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग के अंतर्गत जो भी विशेष रिपोर्टिंग करता है उस सब्जेक्ट की, उस फील्ड की, उसको बारीकी से विश्लेषण करना होता है और उसका अर्थ स्पष्ट करना होता है, पाठकों तक पहुंचाना है, उसका महत्व बताना होता है, तब जाके विशेषीकृत रिपोर्ट तैयार होती है। क्या डेजिग्नेशन होती है उनकी उसको समझेंगे। बीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता कहते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। ये दोनों में अंतर है। अब देखते हैं हम विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए। हर क्षेत्र में विशेष तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। कोई भी फील्ड होती है उसके अंदर अपनी शब्दावली, जैसे देखिए कारोबार, व्यापार या बिजनेस में तेजड़िए, मंदड़िए, सोना उछला, चांदी लुट गई, इन वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, कब कौन सा यूज करना है उसका पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा तभी तो बता पाएगा। ये सामान्य लोग उस बात को नहीं समझ पाते हैं, तो जो एक्सपर्ट बंदा होता है वही तो समझ पाएगा ये। तो इन चीजों का उसे नॉलेज होनी चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट में देखते हैं, पर्यावरण के अंदर आर्द्रता, टैक्सेस, कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, इन वर्ड का पता होना चाहिए, कब यूज करनी है, इसका मीनिंग क्या है, कब बताना है, कब लिखना है, तो ये पता होगा तभी तो कर पाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताएं। अब देखिए लेखन की शैली कैसी होनी चाहिए। कोई निश्चित शैली नहीं होती इसकी, विषय के अनुसार उल्टा पिरामिड या फीचर शैली में लिख सकते हैं। किस चीज का ध्यान रखना, देखिए का मतलब है जो ग्राफ्स वगैरह बनेंगे वो नॉर्मल से अलग होने चाहिए, सामान्य से अलग होने चाहिए, तभी तो व्यक्तिगत पत्रकारिता कैसे होगी। विशेष लेखन कौन कौन से फील्ड में किया जा सकता है। विशेष लेखन के लिए कौन कौन सी फील्ड है उनको समझते हैं। देखिए फार्मिंग हो सकती है, कृषि, व्यापार हो सकता है, खेल हो सकता है, विज्ञान हो सकता है, प्रौद्योगिकी होता है, विदेश में, पर्यावरण, कानून, स्वास्थ्य और भी बहुत सारे हैं, अपराध, क्राइम के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया इसमें। आइए विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। यदि आप एक्सपर्ट नहीं है तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, उस चीज को आप में वो एक्सपर्ट कैसे आ सकता है। एक्सपर्ट के बनने के लिए क्या होता है, देखिए पेशेवर प्रशिक्षण न होने पर भी अनुभव से समझ विकसित की जा सकती है। गहरी बात लिखी हुई है, थोड़ा समझोगे तो। पेशेवर प्रशिक्षण, पेशेवर मतलब प्रोफेशनल ट्रेनिंग न होने पर भी अनुभव से समझ विकसित की जा सकती है। एक्सपीरियंस से, अनुभव होने पर विशेषज्ञता, उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल हो सकती है। कैसे हो सकती है वे पॉइंट नोट करो। देखो पुस्तकें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए पुस्तकें पढ़ना होता है, उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं हम, अनुभव हो जाएगा। शब्दकोश आदि का सहारा ले सकते हैं। यदि हम वे तेजड़िया, मंदड़िया, सोना लुटका, चांदी उछली, उनका मीनिंग पढ़ना हो, समझना हो तो हम किससे, शब्दकोश से हेल्प ले सकते हैं, डिक्शनरी से। अच्छा, सरकारी गैर सरकारी संगठनों के संपर्क रखना होता है, वहां से भी समझ सकते हैं हम उसको। निरंतर रुचि और सक्रियता जरूरी है। कंटिन्यू इंटरेस्ट होगा तभी तो सीख पाएगा। सक्रियता, एक्टिव पना होना चाहिए उसके अंदर। ये चीजें नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। एक्टिव नहीं होगा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा उसका, तो कैसे सीख पाएगा।
तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। आगे देखते हैं आइए और क्या बताया इसके अंदर। आर्थिक पत्रकारिता देखते एक पॉइंट ये भी है, राजनीति अर्थव्यवस्था इन दोनों का गहरा संबंध है, ये ध्यान करना है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स का बहुत ही गहरा रिश्ता है दोनों का। यह सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है। जटिल मतलब मुश्किल होती है, डिफिकल्ट। आम लोगों को इसकी शब्दावली का अर्थ नहीं पता होता। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं राजनीति के अंदर, उनका मीनिंग नहीं समझ आता है यदि आप एक्सपर्ट नहीं होते या उसको डीपली नॉलेज नहीं है तो आपको। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे ही होता है, अर्थव्यवस्था में, फाइनेंस में बहुत सारे ऐसे वर्ड यूज होते हैं जिनका आम लोगों को नहीं पता होता है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। सबसे बड़ी चुनौती और लक्ष्य क्या है। आर्थिक पत्रकार को दो वर्गों को संतुष्ट करना होता है। जिनको जो जनरल पाठक होते हैं वे, एक तो उनको संतुष्ट करना है, उनके अनुसार भी न्यूज उसमें रिपोर्टिंग करनी है। दूसरा जानकार पाठकों को भी, सामान्य और जानकार पाठकों को दोनों को संतुष्ट करना है उसको। उनका उद्देश्य ये होता है क्योंकि जानकार एक एक्सपर्ट होता है, वो उसको बारीकी से पकड़ सकता है पॉइंटों को, जो भी वर्ड यूज करेंगे आप उनको। तथ्यों और तर्कों का तालमेल होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने फैक्ट दिए हैं उसी के अनुसार तर्क भी देने पड़ेंगे, उनमें तालमेल बैठना चाहिए। आर्थिक पत्रकारिता रिपोर्टिंग में सफलता भी होंगे आप जब आप तथ्यों और तर्कों का तालमेल बैठा देंगे। बात पाठकों तक ठीक से पहुंच। शुरू करते हैं हम। पत्रकारिता लेखन विभिन्न रूप और उसकी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं उसको समझेंगे। देखिए तो हम देखते हैं पत्रकारिता लेखन क्या है। क्या आपको पता है पत्रकारिता लेखन होता क्या है? चलिए समझते हैं इसको एक बार। समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार अपने पाठकों तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन की विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, तो उसे पत्रकारिता लेखन कहते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों लिखते हैं? इनका मुख्य उद्देश्य है सूचना देना, शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना। अब आगे देखते हैं। पत्रकारिता लेखन के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं, उन नियम को समझेंगे। देखिए कुछ रूल्स दिए हैं इन्होंने। भाषा सरल व रोचक होनी चाहिए। भाषा है वो जो हम यूज करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए और बिल्कुल अट्रैक्टिव होनी चाहिए। वाक्य छोटे व सहज होने चाहिए। कठिन भाषा का प्रयोग नहीं करना है, ये ध्यान कर रखना है। अब देखिए पत्रकारिता लेखन लिखते वक्त हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये साहित्यिक लेखन नहीं है। इसका संबंध समसामयिक विषयों विचारों व घटनाओं से है। समसामयिक विषयों का मतलब करंट के जो टॉपिक चल रहे हैं, अभी करंट में जो बात चल रही है उन्हीं विषयों पर, उन्हीं पे विचार प्रकट करने, उन्हीं घटनाओं पर। चलिए आगे देखते हैं। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, अब इनको हम अच्छे से समझेंगे। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, एक एक करके देखो, इनको डिटेल से समझेंगे अभी। पहला आता है देखो पूर्णकालिक पत्रकार। ये पूर्णकालिक पत्रकार वो पत्रकार होता है जो पूरे महीने किसी भी संस्था से जुड़कर पूरे महीने काम करता है और पूरा वेतन उठाता है, उसको पूर्णकालिक बोलते हैं। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा अंशकालिक। अंशकालिक का मतलब है थोड़े समय के लिए निश्चित मानदेय पर कार्य के लिए बुलाया गया और फिर उसको फ्री कर दिया गया। फिर होता है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार ये होता है स्वतंत्र पत्रकार। ये किसी संस्था में काम नहीं करता है, ये फ्री रहता है। जब मन आया, जब रिपोर्ट तैयार की और भेज दी किसी को, वो उसको छाप देते हैं। अब इनको एक एक डिटेल से समझते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार किसी समाचार पत्र या संगठन के नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। जैसे मैंने बताया था पूरे महीने काम करेगा, पूरी सैलरी उठाएगा, वो होगा पूर्णकालिक पत्रकार। अब देखो अंशकालिक पत्रकार, निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाले पत्रकार, थोड़े समय के लिए बुलाया। जैसे समझ लीजिए ये तो परमानेंट टीचर स्कूल में होता है, पूरे महीने काम करेगा और पूरी सैलरी लेगा। ये समझ लिए कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, थोड़े दिन के लिए बुलाया, महीने 2 महीने 4 महीने के लिए, उसको एक निश्चित मानदेय पर, मानदेय का मतलब होता है वेतन, निश्चित मानदेय, निश्चित फिक्स कर दिया उसको, 15,000 20,000 30,000 जो भी देंगे उसमें फिक्स करके उनको सैलरी देके फिर उसके बाद फ्री कर दिया उनको। अब आता है स्वतंत्र पत्रकार, जिसको फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार भी बोलते हैं। ये किसी संस्था से नहीं जुड़े होते हैं, किसी से भी, ये फ्री होते हैं। भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते रहते हैं। इनकी मर्जी है, जो अच्छे पैसे देगा उसके लिए लिख देते हैं। वो इतने टैलेंटेड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। अब देखो ये टॉपिक आपका एक और, विशेष रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे समझिए। पहले सामान्य समाचारों के अलग होती है, जो जनरल न्यूज होती है उनसे अलग होती है। सबसे पहली तो बात यही है, गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित। देखो इसको समझिए। विशेष रिपोर्ट नाम से ही देखो विशेष इंपोर्टेंट कैसे होती है, गहरी छानबीन करनी पड़ती है, विश्लेषण होता है, एनालाइजेशन होता है और व्याख्या के आधार पर प्रकाशित की जाती है, प्रकाशित पब्लिश की जाती है। ये देखना है। रिपोर्ट के प्रकार देखते हैं अब। विशेष रिपोर्ट के प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात है हमारा खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। नाम से ही पता लग रहा है खोजी,
ढूंढने वो को खोजना, खोज कर सबके सामने लाना, यही तो है। देखो इसको पढ़ते हैं। इसमें अनुपलब्ध तथ्यों को गहरी छानबीन कर सार्वजनिक किया जाता है। मान लीजिए कोई भ्रष्टाचार है, इसका मेन फोकस कहाँ होता है? भ्रष्टाचार पर, अनियमितताएं पर। कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन कर दिया, उसकी गहरी छानबीन करेंगे, ये सच है या झूठा है। वो जो अनुपलब्ध तथ्यों हैं और उनको गहराई से छानबीन करके सार्वजनिक कराया जाता है। कोई स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा, कोई कर्मचारी है जो वो रिश्वत ले रहा है, तो उसकी वीडियो बनाई उन्होंने, कैसे स्ट्रिंग ऑपरेशन करके कैमरा छुपा के या कुछ भी, फिर उसको उजागर कर दिया सबके सामने, इतना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उस चीज का ध्यान है। खोजी पत्रिका, खोजी रिपोर्ट समझ गए क्या हुआ है? देखो अब देखें इन डेप्थ रिपोर्ट। इन डेप्थ रिपोर्ट का मतलब देखो नाम से ही पता लग रहा है, इन डेप्थ मतलब डीपली रिपोर्ट। सार्वजनिक रूप से प्राप्त तथ्यों की गहरी छानबीन करके महत्वपूर्ण पक्षों को पाठकों के सामने लाया जाता है। समझा? इन डेप्थ, डीपली सर्च करना है और उनकी जितनी भी छानबीन करने के बाद जो महत्वपूर्ण पक्ष आते हैं उनको पाठकों के सामने रखा जाता है। अब देखते हैं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तीसरा नंबर पर आता है हमारा एनालिटिकल रिपोर्ट आता है। इसमें किसी घटना या समस्या का विवरण सूक्ष्मता के साथ विस्तार से दिया जाता है। और देखो रिपोर्ट विस्तृत होने पर किस्तों में प्रकाशित होती है। देखो इस दोनों लाइन को समझो एक बार। कोई भी घटना घटती है या समस्या होती है, उसका हम विश्लेषणात्मक तरीके से सूक्ष्मता के साथ, पूरी गहराई से, बिल्कुल छोटी छोटी बारीकी चीजों को देखते हुए उसका विश्लेषण करते हैं, तब जाके विस्तार से रिपोर्ट तैयार होती है। और वो रिपोर्ट यदि बड़ी हो जाती है तो वो किस्तों में, टुकड़ों में पब्लिश किया जाता है, एक के बाद अगले अंक में दूसरी, तीसरी, ज्यादा बड़ी है तो इसका मतलब ये होगा किस्तों में प्रकाशित करने का मतलब हो गया पब्लिश करने का तरीका जो है वो टुकड़ों में किया जाता है। अब देखते हैं 4 नंबर पर विवरणात्मक रिपोर्ट, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट। नाम से ही पता लग रहा है, डिस्क्रिप्टिव, पूरा डिटेल में लिखना है। इसमें किसी घटना या समस्या को विस्तार एवं बारीकी के साथ प्रस्तुत किया जाता है। देखो विस्तार से एवं बारीकी के साथ, डिस्क्रिप्टिव में लिखना सीधा ये। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। अब आता है हमारा संपादकीय लेखन। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख। इसकी परिभाषा देखो, इसका मतलब क्या है? संपादकीय लेख होता क्या है? किसी संपादक द्वारा प्रमुख घटना पर, समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख, उसके अपने विचार। देखो इसे समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है। वॉइस ऑफ द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर उस टॉपिक के ऊपर, उस घटना के ऊपर क्या कह रहा है ये देखना है। संपादकीय किसी एक व्यक्ति का विचार न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसलिए संपादक अथवा लेखक का नाम नहीं लिखा जाता। ये बात नोट कर लो अपने। लेखन में है मेन क्या है? समाचार पत्र की राय होती है। उस समाचार पत्र की जो न्यूज एजेंसी की जो टीम है उसकी क्या राय है ये डिसाइड करता है। वो बताते हैं उनकी राय क्या है किसी भी घटना पर, किसी भी समस्या पर। स्तंभ लेखन को देखेंगे हम। स्तंभ लेखन होता क्या है सबसे पहले देखते हैं। स्तंभ लेखन का एक बढ़िया एग्जाम्पल देखते हैं हम। अखबार के अंदर किसी विशेष मुद्दे पर, जैसे शिक्षा, राजनीति या पर्यावरण के ऊपर एक निश्चित कॉलम होता है जहां उसकी जगह होती है। जैसे उसका नाम लिख देते हैं आज की बात या दृष्टिकोण, कुछ भी करके कॉलम का नाम रख देते हैं। उनमें से स्तंभ लेखन। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने विचारों और लेखन की शैली के लिए जाने जाते हैं। बहुत सारे लेखक लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। लेखकों को विषय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। वो किस टॉपिक पर क्या बोलेंगे उनकी मर्जी होती है। किसी भी टॉपिक को चूज कर सकते हो, राजनीति भी कर सकते हैं। के विचार प्रमुख होते हैं। लेखक के क्या विचार है इनको प्रमुखता दी जाती है। कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय होते हैं कि लेखक अपने स्तंभ के नाम से पहचाने जाते हैं। ये भी देखो, यद्यपि विचार प्रमुख है परंतु लेखक तथ्यों, फैक्ट को भी ध्यान में रखता है। ये नहीं है कुछ भी लिख देगा, तो फैक्ट के अकॉर्डिंग ही बातें करेगा, तथ्यों के अकॉर्डिंग। तो आगे देखते हैं हम और क्या बताए हैं। इसके बाद क्या आता है हमारा संपादक के नाम पर। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित, ये संपादकीय पृष्ठ पर पब्लिश होता है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है इसका पर्पस देखते हैं। पाठक अपने विचारों, समस्याओं और शिकायतों को व्यक्त करते हैं। जनमत पब्लिक ओपिनियन की प्रतिबिंबित करता है। जनमत को प्रतिबिंबित करता है, कौन करता है? संपादक के नाम पत्र जो लिख रहे हैं उसमें संपादक लिख करता है। नए लेखकों को लेखन का अवसर मिलता है। नए लेखकों को इसमें लिखने का अवसर मिल जाता है। जनमत, लोगों का मत। पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं किसी भी घटना पर, किसी भी टॉपिक के ऊपर, और अपना ओपिनियन दे सकते हैं और उसके क्या रिफ्लेक्ट पड़ रहा है जनता पर उसके बारे में बता सकते हैं अपना। इस जनमत के कारण नए लेखकों को, इस संपादक के नाम पत्र में नए लेखकों को अवसर मिलता है लिखने का। कोई भी जनमत मतलब कोई भी पब्लिक आदमी जिसको लिखना है वो संपादक के नाम पत्र लिख के अपनी राय दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लेख, आर्टिकल्स।
यह समाचार और फीचर से भिन्न होता है, अलग होता है उनसे। किसी विषय पर विस्तार से चर्चा की जाती है, तथ्यों के विश्लेषण के साथ लेखक के तर्क और उसकी राय ली जाती है। कि आर्टिकल्स की शैली आकर्षक होनी चाहिए, यह भी ध्यान रखना है। इसको देखो, लेख के जो अंदर होता है, किसी विषय पर विस्तार से बातचीत होती है, आराम से फुल डिस्क्रिप्टिव के साथ, फिर उन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, फिर लेखक अपने तर्क देता है उस पर, और फिर उस पर अपनी राय देता है वो। तो स्टार्टिंग में पहले प्रारंभ होता है, फिर मध्य में उसके विचारों की प्रमुखता दी जाती है, फिर उसके बाद अंत में निष्कर्ष पर चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्या बताया और आगे कौन सा टॉपिक हमारा, साक्षात्कार या इंटरव्यू। इसके अंतर्गत देखो क्या होता है, आजकल आप लोगों ने यूट्यूब पर पॉडकास्ट को देखा होगा, तो वो इंटरव्यू तो होता है। जैसे किसी महान पर्सन को लेके आते हैं और उससे बातें की जाती है, उससे क्वेश्चन किए जाते हैं। किसी व्यक्ति की भावनाओं, विचारों और राय को जानने के लिए सवाल पूछना। किसी भी फेमस पर्सन को लाएंगे, उससे उसकी भावनाएं क्या है उस टॉपिक पर, उसके विचार क्या है, उसकी राय क्या है, इन्हीं से मिलते जुलते सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के अंदर जो प्रश्न पूछने वाला आता है, वह उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहता है जिसको पाठक या दर्शक जानना चाहते हैं। उस व्यक्ति के बारे में पहले सभी जानकारी होनी चाहिए। मुझे उस सामने वाले की पहले ही जानकारी पूरी होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन तभी तो पूछ पाऊंगा। तो हमें उसको इस बात का ध्यान रखना, पहले होमवर्क करके आना पड़ेगा। हमें स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन भी स्पष्ट होना चाहिए, हम उस फेमस पर्सन से क्या जानना चाहते हैं। इन चीजों का ध्यान रखना है। और देखो दूसरा एक ये भी है, इधर है ये, साक्षात्कार के समय, इंटरव्यू के समय जो भी नई सूचना आती है उसको साथ साथ नोट करना है, नहीं तो मिस हो जाएगी फिर बाद में वो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जामिनर कैसे पूछता है क्वेश्चन। आपने पढ़ तो लिया, क्विक रिवीजन तो कर लिया, पर आपने उसमें कौन से क्वेश्चन का कैसे जवाब देंगे वो देखिए। बिल्कुल स्टिक बातें लिखनी है, फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग के मार्क्स कट जाएंगे। तो आपको स्टिक बातें, जो टू द पॉइंट बात करनी है। देखिए, खोजी पत्रिका से क्या समझते हैं, ये 2013 में पूछा गया था। खोजी पत्रकारिता से क्या समझते हैं। खोजी पत्रकारिता के द्वारा भ्रष्टाचार, गड़बड़ियों आदि की गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों या सूचनाओं का सामने लाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें छुपाने का प्रयास किया जा रहा हो। नाम से ही जैसे पता लगता है, खोजी, खोजने का मतलब क्या है, ढूंढना। तो ढूंढना है, हमें भ्रष्टाचार को ढूंढना होता है, जो भी गड़बड़ियां होती है उनको ढूंढना है और पब्लिक के सामने रखना है। यही तो खोजी पत्रकारिता होगी। और क्या हुआ, जिन्हें छुपाने का, भ्रष्टाचार ओपनली तो कोई करता नहीं है, छुपाएगा ही तो करता है। तो जो छुपाने का प्रयास किया उनको बाहर निकालना है, सबको दिखाना है, खोजी पत्रकारिता होगी। अब देखते हैं डेडलाइन। डेडलाइन का क्या आशय है। डेडलाइन क्या होती है, देखो एक समय सीमा होती है। न्यूज़पेपर जो होता है हमारा, समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह डेडलाइन होती है। समाचार पत्र एक समय सीमा होती है छपने का। मान लीजिए 12 बजे तक जो न्यूज आई है, 12 बजे तक जितनी भी न्यूज आ गई है पिछले 24 घंटे की, उनको सबको इंपोर्टेंट के तौर पर छाप दिया है। एक समय सीमा, ये ऐसा ना होने 2 बजे के बाद भी आ रही है, सुबह रात में 3 बजे 4 बजे उनको भी ले रहे, तो फिर सबको सिस्टम लेट हो जाएगा। न्यूज कब छपेगी, कब वो बाहर मतलब बाहर जाएगा, पब्लिक तक कैसे पूछा, लेट हो जाए। तो डेडलाइन टाइम दिया गया है, तो डेडलाइन तक आएगा। देखो समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटे की खबरें ही उपयोगी होती है उसके लिए, तो उन्हीं पे फोकस करता है सिर्फ। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया हमारे में। विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है। विशेष रिपोर्ट, नाम से ही पता लग रहा है विशेष, इंपॉर्टेंट बात हो रही है, तो कोई भी रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कैसे लिखेंगे। देखिए, विशेष रिपोर्ट विशेष क्षेत्र से जुड़ी घटनाओं से संबंधित होती है। उस क्षेत्र विशेष के संवाददाता द्वारा तथ्यों और सूचनाओं का बारीकी से विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो विशेष कैसे होती है, बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, विशेष रिपोर्ट हो गई। अब देखते हैं और क्या है। अंशकालिक पत्रकार किसे कहते हैं। अंशकालिक मैंने बताया था ना, ये 2025 में पीवाईक्यू में आप चेक कर सकते हैं, अंशकालिक पत्रकार की परिभाषा आपसे पूछी गई है। देखिए, अंशकालिक पत्रकार कौन सा बताया था मैंने, जो निश्चित मानदेय पर होता है, लिखा है। अंशकालिक पत्रकार समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं, क्योंकि ये पूर्णकालिक पत्रकार नहीं होते। पूर्णकालिक पत्रकार कौन सा बताया था, जो पूरे महीने काम करता है, पूरी सैलरी उठाता है। अतः ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम कर सकते हैं, या आप किसी में भी जाके काम कर सकते हैं, किसी भी न्यूज एजेंसी में जाके, इसका ध्यान करना है। तो अंशकालिक इंपोर्टेंट हो गया। कौन सा अंशकालिक, अंश मीन्स टुकड़ा, थोड़ा, थोड़े समय के लिए, इसका ध्यान रखना है। हमने आज क्या क्या किया, पत्रकारी लेखन का परिचय, पत्रकार के प्रकार 3 तरह के थे, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, संपादकीय व स्तंभ लेख कैसे लिखा जाता है, लेख व साक्षात्कार कैसे लिखा जाता है, इंटरव्यू, सभी देखा है। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।